हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का आखिरी चैप्टर यानी लेसन 7, जिसका नाम है पर्सनल टैक्स, व्यक्तिगत कर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कितने प्रकार के टैक्स होते हैं और आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, है ना। इसमें हम कई सारे सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा सेक्शन हमें कौन सा टैक्स बचाने के लिए बताता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में टैक्स के लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहला है रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, इंडिया में कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और कुछ टैक्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। तो ये जितने भी टैक्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट लेती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट लेती है यानी वैल्यू एडिशन टैक्स, और प्रोफेशनल टैक्स हो गया, लैंड रेवेन्यू का टैक्स हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गई, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हो गया। तो जितने भी टैक्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और गांव के लेवल पे भी कुछ जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो भी छोटे मोटे टैक्स लेती रहती है। तो ये तो हो जाता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की कौन कौन से टैक्स कौन कौन सी सरकार लेती है। अब देखिए, टैक्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब यार, डायरेक्ट टैक्स यानी जो सीधा कर होता है, ये कैसे होता है कि जैसे ही आपको इनकम मिली, जैसी सैलरी मिली, ऑटोमेटिकली उसमें से पैसा कट के सरकार को चला गया, है ना। आपने तो नहीं दिया पैसा सरकार को, लेकिन सरकार ने खुद ही आपकी इनकम में से ऑटोमेटिकली अपने पैसा काट लिया, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। अगला होता है कैपिटल गेन टैक्स। अब देखिए, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हैं और फिर उसको बेचते हैं, तो बेचने पे आपको जितना फायदा होता है ना, तो सरकार उसको ऑटोमेटिकली अपना हिस्सा काट लेती है। ब्रोकर भी अलग काट लेगा और सरकार भी अपना जो डीपी चार्ज है वो अलग से काट लेती है ना। तो जो ये चार्ज होता है ना, इसी को बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, जो सरकार अपना काट लेती है। तो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स में आता है। अगला है वेल्थ टैक्स। अब जैसे आपको पता ही है, सरकार ने एक स्लैब बना रखा है कि जिसकी ज्यादा इनकम होगी उतना उसका टैक्स कटेगा, है ना। जो 7 लाख कमाता है या उससे ऊपर कमाता है उसका टैक्स कटेगा, जो 1 करोड़ कमाता है उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे कई सारे टैक्स स्लैब बन रखे हैं ना। तो ये सरकार जो डायरेक्ट टैक्स लेती रहती है, जितनी भी आपकी इनकम हुई है, जितनी भी आपकी वेल्थ का क्रिएशन हुआ है, सरकार उसको मॉनिटर करती रहती है। और जैसे ही आप अगर टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपका पैसा कट जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में जो सबसे फेमस टैक्स है वो है इनकम टैक्स, है ना। ये डायरेक्टली आपके बैंक से कट जाता है और काफी ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर। और आपका कितना पैसा कटना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है, जो यूनियन का बजट आता है ना, हर साल बजट आता है और फिर उसी में डिसाइड करता है कि किसका पैसा कटेगा किसका नहीं कटेगा, यानी किसको टैक्स देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। तो ये यूनियन बजट में डिसाइड होता है। अगला होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये ऐसा टैक्स होता है जो आपको खुद देना पड़ता है, सरकार ऑटोमेटिकली नहीं काट सकती। अगर आपने पैसे कमाए हैं और अगर आपको लगता है कि मैंने ज्यादा कमा लिया है, तो उसमें से फिर आपको जितना बनता है उतना टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। बेसिकली आपको आरटीआई फाइल करनी होती है ना। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो हर साल ना आरटीआई फाइल करते हैं, उसमें बताते कि हमने ये सामान बेचा, हमारी इतनी इनकम हुई है और इतना टैक्स हमने भर दिया है ना। तो वो सब चीजें इन्फॉर्मेशन आरटीआई में वो भरते हैं और टैक्स सरकार को दे देते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और ऑट्रियो टैक्स। अब देखिए, कस्टम ड्यूटी क्या होती है कि अगर आपने विदेश से सामान मंगाया, मान लीजिए अमेरिका से आपने कुछ तेल मंगाया है ना, तेल अगर इंडिया में आया है तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो कोई भी ऐसा गुड्स, है ना, कोई भी ऐसा सामान जो आपने विदेश से मंगाया तो उस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। अगला होता है सर्विस टैक्स। तो ये ऐसा टैक्स होता है जो सरकार के द्वारा आपको जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उसके लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो मान लीजिए हमारा जो भी यूट्यूबर होते हैं उनका डॉलर आता है अमेरिका से और यहाँ पे आके कन्वर्ट होता है ना। तो ये कन्वर्ट करने के लिए जो सर्विस लगता है, जो सरकार है वो सर्विस टैक्स काट लेती है अपना, है ना, क्योंकि उन्होंने डॉलर को रुपीज में बदला है। तो ये बदलने की जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करवाई है तो अपना सर्विस टैक्स काट लेती है। अब अगला होता है ऑक्ट्रियो टैक्स। अब ये ऐसा टैक्स होता है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ना। मान लीजिए आपने पंजाब से कोई सामान दिल्ली में मंगाया है तो इसमें आपका ऑट्रियो टैक्स लगेगा और ये वाला टैक्स आपका जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो जैसे कस्टम ड्यूटी होती है ना, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये कस्टम ड्यूटी सेंटर के पास जाती है, वैसी ऑट्रियो टैक्स स्टेट के पास जाता है। ऑट्रियो टैक्स भी एक टाइप की कस्टम ड्यूटी ही होती है ना। तो आप जो दूसरे स्टेट से कोई भी सामान मंगाते हैं अपने स्टेट में, तो ये वाला टैक्स आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब देखिए, आपने जितने भी टैक्स पढ़े ना, ये जितने भी कस्टम ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, ऑट्रियो टैक्स हो गया, या और भी कई टाइप के टैक्स हो गए। अब इन सबको हटा के गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया था, है ना। जीएसटी आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें हर चीज इंक्लूड हो जाती है ना। अब आपको अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता। अब आपको
अलग अलग नहीं देना पड़ता, एक ही साथ आपका सारा टैक्स कट जाता है ना जीएसटी के माध्यम से। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था इंडिया में। तो जीएसटी ने क्या करा, बाकी के जितने भी टैक्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और भी प्रकार के जितने भी टैक्स होते हैं, इन सबको हटा दिया और एक जीएसटी ला दिया। यानी अब आपको एक ही बारी टैक्स भरना पड़ेगा और उसमें सब चीजें इंक्लूड होती हैं। देखिए जीएसटी दो प्रकार का होता है, एक तो ऐसा जीएसटी जो सेंटर लेती है, उसको सीजीएसटी बोला जाता है, यानी सेंट्रल का जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है स्टेट का, यानी स्टेट एसजीएसटी, है ना, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये दो होता है ना। अब अगर आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है, अगर उस पे सीजीएसटी लिखा हुआ है ना, उसके आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब उतना पैसा सेंटर के पास गया। और अगर एसजीएसटी लिखा हुआ है तो मतलब वो पैसा स्टेट के पास गया। और एक होता है आईजीएसटी, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये वाला जो पैसा होता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और ये वाला पैसा वो होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे आपने पंजाब से कोई सामान दिल्ली में मंगाया है, तो ये वाला जो पैसा आपने मंगाया है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो ये वाला पैसा आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी आईजीएसटी देना पड़ेगा और ये पैसा सेंटर के पास जाएगा। जो अभी आपने ऑट्रियो टैक्स पढ़ा था ना, ये सेम वही है ना, लेकिन ये पैसा स्टेट के पास नहीं, सेंटर के पास जाएगा। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि जीएसटी के आने की वजह से हर चीजें महंगी हो गई है। मान लीजिए कोई सामान पहले 5 रुपए में आता था, अब वो 10 रुपए में आता है, क्योंकि जीएसटी उस पर लग चुका होता है। अब जीएसटी क्या होता है कि जैसे कोई बिजनेस है, उसने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, तो सरकार क्या करेगी, उसमें पहले जीएसटी लगा के जो बिजनेसमैन है उससे पैसे ले लेगी, है ना। अब उसने पैसे ले लिए सरकार ने, अब जो बिजनेसमैन है उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी को पहले उसमें ऐड करके उसको बेचना पड़ेगा, तभी वो बिकेगा और उसको प्रॉफिट हो पाएगा बिजनेसमैन को, है ना। इसलिए जीएसटी लगने की वजह से जो सामान है वो महंगा हो गया, क्योंकि अब आपको बार बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक सामान खरीदते थे तो आपको अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन जीएसटी के माध्यम से आपको सारा टैक्स एक ही बारी में दे देना होता है। अब अगला है एग्जम्पशन, यानी छूट। यानी देखिए, अगर आप जो इनकम कमाते हैं उसमें सरकार क्या करती है, आपका इनकम टैक्स काट लेती है। लेकिन कुछ तरीके की इनकम ऐसी होती है जिसमें आपका सरकार ना टैक्स नहीं काट सकती, आपको छूट दी गई है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम करते हैं, अगर आप अनाज बेच के पैसा कमाते हैं, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो अमीर लोग होते हैं ना, वो इसी बात का फायदा भी उठा लेते हैं। वो अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें खरीद लेते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं, है ना। ऐसे क्या होता है कि उनको प्रॉपर्टी भी मिल जाती है ना, और साथ में उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अगर आप खेती के लिए जमीन खरीदते हैं, खेती करके उसको बेचते हैं और उससे अपनी इनकम कमाते हैं, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी इनकमें होती हैं जिसमें आपको छूट दी गई है, और आपको कई सारी अलाउंस भी मिलती है, उसमें भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई ऑफिसर बन जाते हैं, सरकार आपको घर देती है, कार देती है ना, आप उसमें जो पेट्रोल डलवाते हैं वो भी आपको मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो ये जो अलाउंस आपको मिल रही होती है, इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, सरकार को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, है ना। तो ये आपको छूट दी गई है कि आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है ना, ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसके सेक्शन 10 में ये सब चीजें मेंशन की गई हैं कि कौन सी इनकम एग्जम्प्टेड है, यानी अगर आप उस इनकम से कमाई करते हैं तो कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो उसके लिए आपको सेक्शन 10 को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसे ही चैप्टर 6A में, है ना, इनकम टैक्स एक्ट का जो चैप्टर 6A है, उसमें भी आपको बताया गया है कि आपका पैसा कहाँ पे बच सकता है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, पीपीएफ हो गया या एलआईसी हो गया, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, अगर आप इसमें इसका प्रीमियम भरते हैं और पैसा जमा करवाते हैं, तो इकट्ठा जो आपका पैसा हो जाता है, यानी जो ग्रोस टोटल इनकम आपकी हो जाती है, तो उसमें भी आपको काफी डिडक्शन देखने को मिलता है। अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपने पैसे जमा करिए, है ना, बहुत सालों तक पैसा जमा करिए, 50 लाख रुपए जमा हो गए। अब अगर आप 50 लाख रुपए अगर वैसे कमाते हैं, अगर जमा नहीं करते हैं, तो वैसे आपको वो टैक्स देना पड़ जाएगा, है ना, 30% आपका कट जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको पीपीएफ में डालते हैं ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, और बहुत समय बाद आप जब रिटायर हो जाते हैं, जब पीपीएफ का पैसा आपको मिलता है, तो 50 लाख रुपए आपको मिलने वाला है, तो सरकार उसमें डिडक्शन है, आपको छूट दे देगी, आपको 30% पैसा नहीं देना पड़ेगा। मुश्किल से मुश्किल 5 या 10% आपको कटेगा, लेकिन उतना नहीं कटेगा। और कई पॉलिसीज में तो काफी फ्री होता है, मतलब आपको खुली छूट दे दी जाती है, जितना पैसा आपका इकट्ठा होता है आपको पूरा का पूरा मिल जाता है, कोई भी डिडक्शन नहीं होता। अब देखिए, जो सेक्शन 10 है और जो चैप्टर 6A है, तो कोई भी अगर सैलरी वाला बंदा है जिसको सैलरी मिलती है, तो ये दोनों ही चीजें उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है और आगे जाके उनको काम आने वाली है ना। अगर आप भी भविष्य में अगर आपको सैलरी मिलती है ना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपका पैसा बच सकता है ना। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सरकार मेरा टैक्स ना काटे, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो एलआईसी ले लीजिए, उसका प्रीमियम भरिए,
या फिर आप पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं, इससे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो भविष्य में बिजनेस करने वाले हैं ना, जो बिजनेसमैन बनेंगे बड़े होके, तो उनको क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी। पहले उनको सैलरी नहीं लेनी है, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सैलरी नहीं लेनी है, तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप सैलरी के बदले शेयर्स खरीद सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, है ना, वो बढ़ती रहती है, और आपको उनको निकालना नहीं है जब तक कि उनकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई ना हो जाए। फिर आप सोचेंगे कि जो बिजनेसमैन है वो अपने घर के खर्चे कैसे चलाते हैं। वो जो शेयर उन्होंने खरीदे होते हैं ना, वो उन्हीं के बदले ना वो लोन ले लेते हैं ना, तो बैंक क्या करता है, उनका शेयर का पोर्टफोलियो देखते हैं कि हाँ भैया इनके पास तो लाखों करोड़ों के शेयर पड़े हुए हैं, तो इनको हम लोन दे सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन होता है वो अपना घर का खर्चा जितना भी चलाता है वो लोन के पैसों से चलाता है ना। और लोन किसके बदले ले रहा होता है, वो शेयर्स के बदले में ले रहा होता है। और वो सैलरी नहीं लेता ना, सैलरी के बदले शेयर्स ले रहा होता है। और जब उसको मतलब लगता है कि अब मुझे पैसे चुका देने चाहिए, तो वो शेयर्स बेच देता है, और उस पर जो मतलब जो वो है ना कैपिटल गेन टैक्स, वो 30% से काफी ज्यादा कम होता है, वो मुश्किल से 10% भी नहीं होता। तो भविष्य में अगर आप बिजनेस करने वाले हैं तो आपको ये दो चार चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया, खेती के लिए जमीन खरीद सकते हैं ना, उससे आपका टैक्स बच सकता है। दूसरा तरीका तो ये हो गया कि आप शेयर्स खरीद लीजिए, है ना, उसके बदले में लोन लेते रहिए और उससे अपना खर्चा चला सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है कि आप चैरिटी में डोनेट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि अगर चैरिटी में आप डोनेट करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और फिर वो पैसा वापस ले सकते हैं चैरिटी से। मतलब ऐसे नहीं ले सकते, आपको पहले दोस्ती वगैरह बनानी पड़ेगी ना। बड़े बड़े चैरिटी फंड्स होते हैं, या तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो खुद की चैरिटी फंड्स खोल लेते हैं, उसमें पैसा डालते रहते हैं, वहीं से अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। अब देखिए हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA। अब देखिए इसके माध्यम से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये दोनों के लिए होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, है ना, तो दोनों के लिए होता है। अब देखिए ऐसी कई सारी कंपनी होती है जो अपने एम्प्लॉयज को HRA देती है, यानी हाउस रेंट अलाउंस देती है। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से मुंबई गए हैं काम करने के लिए, है ना, किसी कंपनी के लिए, और कंपनी ने आपको HRA दिया, यानी पैसे दिए कि आप एक घर ले सके, वहां पे रेंट पे ले सके और वहां पे रह सके, है ना। तो रेंट के लिए आपको कंपनी की तरफ से पैसे मिले हैं, तो वो जो पैसे आपको मिले हैं वही है रेंट, हाउस रेंट अलाउंस। अब देखिए आप इसमें पैसे कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले आपको चार वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। चार वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले ये जानिए। तो देखिए सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है रेंट पेड लेस देन 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो ये जो डीए होता है इसका मतलब होता है डियर अलाउंस। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए होता है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको डियर अलाउंस मिलता है सरकार की तरफ से। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहां पे आपको डीयर अलाउंस नहीं मिलेगा, वहां पे आपको बस हाउस रेंट अलाउंस ही मिलेगा। डीयर अलाउंस थोड़ा अलग होता है। डीयर अलाउंस में आपको मतलब बिजली वगैरह, है ना, केबल कनेक्शन, जो मोबाइल नेटवर्क का होता है वो सब चीजें भी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, लेकिन आपको प्राइवेट में ये सब चीजें नहीं मिलने वाली। प्राइवेट में सिर्फ आपको रेंट का पैसा मिलेगा, है ना, बिजली पानी का सब आपको देखना पड़ेगा। तो अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लीजिए आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं ना, किसी कंपनी ने आपको HRA दिया है, तो अब आपको पहली वैल्यू निकालनी है रेंट पेड लेस देन 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बेसिक सैलरी लेनी है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है। अब 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000 रुपए। अब मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं, उस फ्लैट का जो रेंट है वो 8,000 रुपए है। तो आपको क्या करना है, आपका जो 10% आया यानी 2,000 रुपए, उन 2,000 रुपए को 8,000 रुपए में से माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000 रुपए। तो ये तो आ गई आपकी पहली वैल्यू। अब आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है। दूसरी क्या है, टोटल HRA एज रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यानी जहाँ पे आप जिसकी नौकरी कर रहे हैं वो आपको कितना हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है। तो अभी इस केस में वो कितना दे रहा है, आपको 10,000 रुपए दे रहा है। अब तीसरी वैल्यू निकालनी है। तीसरी वैल्यू क्या है कि अगर आपको ये देखना है कि आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। मेट्रो सिटी क्या होगी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगर आप इनमें रह रहे हैं तो आपको 50% निकालना है अपनी सैलरी का। या फिर अगर नॉन मेट्रो में रह रहे हैं, जैसे चाहे भोपाल हो गया या अदर कोई स्टेट हो गई, तो वहां पे आपको 40% लेना होगा अपनी सैलरी का। तो अभी के मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं ना, मुंबई में काम कर रहे हैं, तो वो मुंबई के मेट्रो सिटी है, तो उसका 50% आपको लेना है। तो आपकी सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपए, तो उसका 50% कितना हो गया, 10,000 रुपए। अब आपकी तीन वैल्यू आ चुकी है। अब आपको चौथी वैल्यू निकालनी है। चौथी वैल्यू है एक्चुअल रेंट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द पर्सन बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो अभी डीए को रहने देते हैं, तो अभी बेसिक सैलरी का 10% निकालते हैं। तो आपकी बेसिक सैलरी थी 20,000 रुपए, उसका 10% हो गया 2,000 रुपए, और फिर उसको आपको एक्चुअल रेंट में से माइनस कर देना है। तो आपका रेंट कितना था, 8,000 रुपए। तो 8,000 में से 2,000 माइनस कर दिए, फिर से आपका कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए। अब देखिए सबसे पहले ये समझे हम वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं। आपको ये देखना है
कि आपको कितना टैक्स बेनिफिट होने वाला है। तो आपको ना ये 4 चीजें निकालनी पड़ती हैं और फिर उनकी जो सबसे कम वैल्यू होगी है ना, जो अभी अपने 4 वैल्यू निकाली उनमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी उस हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए आपकी पहली वैल्यू क्या आई थी 6,000 रुपए है ना, दूसरी वैल्यू क्या आई थी 10,000 और तीसरी वैल्यू थी 10,000 और चौथी वैल्यू थी 6,000 रुपए। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी 6,000 रुपए। तो आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा 6,000 रुपए का। अब देखिए आपको कंपनी कितना पैसा दे रही थी, 20,000 तो आपकी सैलरी थी, 10,000 आपका मतलब रेंट का खर्चा था, तो कंपनी की तरफ से आपको 30,000 रुपए मिल रहे थे है ना, जिसमें 20,000 आपकी सैलरी और 10,000 आपका रेंट का खर्चा। अब देखिए अगर आप रेंट पे करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 8,000 रुपए आपका रेंट है ना, तो आपको 10,000 में से 8,000 तो आपका रेंट ही चला गया। लेकिन अगर आप ये इसके लिए क्लेम कर देते हैं है ना, HRA के लिए क्लेम कर देते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी आपको सिर्फ रेंट कितना पे करना है 2,000 रुपए पे करना होगा, बाकी का 6,000 गवर्नमेंट की तरफ से पे कर दिया जाएगा है ना, जो भी कंपनी है या फिर जिसका भी वो घर है। तो ऐसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं है ना। सबसे पहले आपको ये 4 चीजें कर लेनी है, अपनी ये 4 वैल्यू निकाल लेनी है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका रेंट कितना है और कंपनी की तरफ से आपको कितना मतलब रेंट के लिए पैसे दिए जा रहे हैं ना, ये 3 चीजें आपको निकाल लेनी है। फिर ये 4 पॉइंट आपको निकाल लेने हैं है ना। सबसे पहले क्या करना है, अपनी बेसिक सैलरी लेनी है, उसका 10% निकाल के अपने जो आपका रेंट है उसमें से माइनस कर देना है ना, जैसे कि हमने पहले उसमें करा था। जैसे 8,000 आपका रेंट था और 2,000 10% था आपकी बेसिक सैलरी का, माइनस कर दिया 6,000 वैल्यू आ गई है ना। फिर दूसरे में हमें ये देखना है कि कंपनी की तरफ से आपको कितने पैसे मिल रहे हैं ना, 10,000 रुपए आपको रेंट का पैसा मिल रहा है। फिर तीसरे पॉइंट में आपको ये देखना है कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। तो अगर मेट्रो में रहते हैं तो 50% ले लीजिए अपनी सैलरी का है ना, तो 50% कितना हो गया 10,000 रुपए। और फिर आपको चौथी वैल्यू वही सेम निकालना है कि 8,000 में से 6,000 माइनस कर देना है, फिर से आपकी कितनी नहीं 8,000 में से 2,000 माइनस कर देना है, फिर कितनी आ जाएगी आपकी 6,000 वैल्यू आ जाएगी। फिर आखिरी काम ये करना है कि ये देखना है कि सबसे कम वैल्यू किसकी है ना, जो कम वैल्यू है उतना ही आपको टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। तो अगर आप जब भी भविष्य में किसी कंपनी के लिए काम करने जाएंगे और कंपनी आपको रेंट का पैसा देती है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितना पैसा रेंट के लिए मिल रहा है ना, और आप मेट्रो सिटी में रहते हैं नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं ना, तो आपको ये 4 वैल्यू निकाल लेनी है। फिर इसमें जितनी भी आपकी कम वैल्यू होगी उतना आपको सरकार की तरफ से टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए अब इसी एग्जांपल को अगर हम ले तो 20,000 आपकी सैलरी होगी, 10,000 आपको कंपनी रेंट के लिए दे रही है, 8,000 का आपका रेंट है, उसमें से भी 6,000 तो आपका बच गया, आपको सिर्फ 2,000 रुपए पे करने हैं ना, तो आपको कितना फायदा हो गया, आपको 28,000 रुपए मिल रहे होंगे है ना। तो आप इतना पैसा अपना बचा सकते हैं। अब ये तो हो गया रेंट का। अब अगला होता है लीव ट्रेवल एक्सेप्शन, जिसे शॉर्ट में LTA भी बोलते हैं, यानी लीव ट्रेवल अलाउंस, हिंदी में बोले तो अवकाश यात्रा भत्ता। तो ये भी जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को देता है। तो अगर आपको रेंट अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस चाहिए तो आपको एक अच्छी कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो ये जो LTA होता है ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेवल कवर करता है ना, यानी आप अपने देश में घूम सकते हैं, ये नहीं कि आप फॉरेन चले जाएंगे अगर आपको ट्रेवल अलाउंस मिल गया, ये नहीं अमेरिका घूमने चले जाएं, यूरोप घूमने चले जाएं, ये सिर्फ अपने देश में ही काम करेगा, आप पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। और इसमें ना रेलवे, एयरवे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ये सब कवर होते हैं, तो आप इन्हीं के माध्यम से अपने इंडिया में घूम सकते हैं। और हाँ, ये 2 साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है ना, आप अपनी छुट्टियों में अपने परिवार को लेके पूरे इंडिया का टूर कर सकते हैं। और जब आप टूर करके आते हैं तो आपको अपने पूरा एक्सपेंसेस का लिस्ट ना अपने बॉस को देना पड़ता है, उनको सब खर्चों के बारे में बताना पड़ता है कि यहाँ पे घूमा हमने, ये मतलब फ्लाइट ली, ये ट्रेन का टिकट है ना, वो सब टिकट वगैरह दिखाना पड़ेगा, तभी आपको उस पर एग्जाम्पशन मिलेगा। अगला होता है लीव इनकैशमेंट, यानी नकदीकरण छोड़े, यानी इसमें क्या होता है कि आपको ना कंपनी की तरफ से लीव डेज दिए जाते हैं, यानी छुट्टी के दिन दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप उस दिन भी ऑफिस आकर काम करते हैं तो बदले में जो कंपनी होती है उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे है ना, आपको अपनी सैलरी देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर बात करें तो मान लीजिए आप एक दिन का 500 रुपए कमाते हैं है ना, तो आपकी महीने में 2 छुट्टियां हैं और आपने दोनों छुट्टियां नहीं ली तो आप कंपनी को आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो इसी को बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। अगला है रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, सेक्शन 10(6). अब देखिए जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसका जो सेक्शन 10 है उसके जो छठा पॉइंट है वो हमें ये कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो इंडिया का नागरिक नहीं है लेकिन वो अपना देश छोड़कर इंडिया में काम करने के लिए आया है, तो ऐसे में हमें उसको पूरे वेतन देना चाहिए। साथ ही साथ सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को कंपनसेशन भी दिया जाएगा और इनकम टैक्स में छूट भी दी जाएगी, और भी कई सारी कंडीशंस में उसको
टैक्स से बेनिफिट दिया जाएगा और एग्जेम्पशन दिए जाएंगे, ताकि जो फॉरेन से जो बंदा आया उसको ज्यादा दिक्कत ना हो इंडिया में काम करने के लिए। अगला है कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, सेक्शन 10(10)(b)(c). देखिए वैसे जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, ये तो सिर्फ सेक्शन 10 की बात हो रही है, उसमें कई सारे सेक्शन है और उसमें भी कई सारे पार्ट है ना। तो अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ते हैं ना तब आपको पता चलेगा कितना वास्ट है इसका सिलेबस। अभी तो बस यहाँ पर 2-4 मेन पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ना जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 10 है उसका जो 10(b)(c) है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो जाती है ना, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या किसी के ऊपर नेचुरल डिजास्टर की वजह से उसका कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको कंपनसेशन जो दिया जाता है सरकार की तरफ से, मान लीजिए सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज हो गई या कोई अदर व्यक्ति हो सकता है, अगर वो मदद करता है जो भी कंपनसेशन वो देता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए बाढ़ आई, बाढ़ में आपका घर डूब गया, तो सरकार ने ये डिसाइड करा कि जिसका घर डूब गया हम उसको 1 लाख रुपए देंगे, है ना। तो अब ऐसे में क्या होगा कि जो आपको 1 लाख रुपए मिला है तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं कटेगा, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, उस पे से कोई भी सरकार अपना हिस्सा नहीं काटेगी। ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति है ना, मान लीजिए हाँ ये कोलकाता में बाढ़ आ गई है ना, तो मुंबई से बैठा हुआ कोई व्यक्ति कोलकाता में किसी परिवार की मदद के लिए पैसे भेजता है, तो जो पैसे भेजे गए हैं ना, कंपनसेशन भेजा गया है, तो कोई भी सरकार उसको पैसे में से इनकम टैक्स नहीं काट सकती है ना। तो पूरे के पूरे पैसे उस गरीब परिवार को मिल जाएंगे जिसके साथ भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई दुर्घटना हुई है। अब देखिए यहाँ पे HUF के बारे में बताया गया है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जो हिंदू पर्सनल लॉ है ना उसके मुताबिक HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी एक फैमिली का ग्रुप होता है जिसमें कोई एक जो मेन होता है, यानी जो घर का प्रमुख होता है, वो पैसों का पूरी देख रेख रखता है ना, उसके अंडर में सारा मतलब प्रॉपर्टी जितनी पैसे वो उसके अंडर में होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो HUF होता है, यानी HUF का जो मेन सदस्य होता है, जैसे कि आपके घर में जो परिवार है ना उसमें सबका कंट्रोल किसका होगा, पापा का होगा। तो यानी जो HUF है वहाँ पे जो आपके पापा है वही डिसाइड करेंगे कि जो पैसे आए हैं, जो कंपनसेशन आए हैं, तो उसका क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो इंडिविजुअल है जो उसको कंपनसेशन मिल रहा है, या फिर जो HUF यानी जो घर का जो मुखिया है जिसको कंपनसेशन दिया जा रहा है, तो उस कंपनसेशन में कोई भी इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा। तो यही हमें जो सेक्शन 10 का 10(b)(c) है हमें ये बताता है। अब आपने देख लिया कि आपको कहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यानी आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। लेकिन अब हम देखेंगे डिडक्शन के बारे में, यानी अब आपको टैक्स देना पड़ेगा लेकिन कम टैक्स देना पड़ेगा। तो वो डिडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। डिडक्शन मतलब होता है कटौती। तो पहला है सेक्शन 80(c). तो इस धारा में ये बताया गया है कि अगर आप अपने पैसों पे टैक्स बचाना चाहते हैं और अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, अपने सेविंग में डालते हैं, तो आप इसमें जो आपका ग्रोस टोटल इनकम होगा ना उस पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, जैसे कि आपको याद होगा मैंने PPF के बारे में बताया था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसमें अपना पैसा जमा करवा सकते हैं ना, आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए जमा करवाते हैं, है ना, तो जब वो मैच्योर हो जाती है ना, तो जब आपको जो पैसा इकट्ठा मिलेगा तो उस पर आपका काफी कम टैक्स कटेगा। टैक्स तो कटेगा लेकिन काफी कम कटेगा। अगर आप वो जमा नहीं करवाते हैं तो वैसे आपका ज्यादा टैक्स कट सकता है। तो अगर आपको अपना इनकम टैक्स बचाना है ना, आप चाहते हैं कि पैसा मेरा कम कटे, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उसकी एक लिमिट भी होती है। 1.5 लाख रुपए से आप ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एक साल में, है ना। तो अगर आप PPF में यानी प्रोविडेंट फंड में भी अपना पैसा जमा करवाते तो आप एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा पैसे नहीं जमा करवा सकते। अगला होता है सेक्शन 80(d). अब इस धारा के अनुसार आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस में। अगर आप अपने परिवार के लिए या खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, उसके लिए जो प्रीमियम पे करते हैं, तो आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, है ना, और भी कई सारी पॉलिसीज होती है हेल्थ रिलेटेड, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स से बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए अगर आपकी जो उम्र है वो 80 साल से ऊपर है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 80 साल से कम है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। तो देखिए ऐसे में सरकार ने क्या करा है कि अगर मान लीजिए आपकी कोई माता पिता है, अगर उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है ना, या दादा दादी भी हो सकते हैं, अगर उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, अगर आप उसका इलाज करवाते हैं ना, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो 50,000 रुपए तक आप बचा सकते हैं, यानी सरकार अपनी तरफ से आपको 50,000 रुपए तक देगी। तो ये बात आपके भविष्य में काम आ सकती है। आपके घर में भी बुजुर्ग लोग होंगे, है ना, उनको भी बीमारी होती होगी। अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति है जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, अगर उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और उनका खर्चा आता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, 50,000 रुपए तक सरकार आपको देगी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। आपको ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट
सेक्शन 80D के तहत आपको 50,000 रुपए मिलेंगे अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी 80 साल से ज्यादा की उम्र है। लेकिन अगर कोई कम का है तो उसको ना हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, लेकिन उसका प्रीमियम काफी ज्यादा होता है ना। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका प्रीमियम काफी ज्यादा होता है क्योंकि उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, आपको 50,000 रुपए तक देती है ना, प्रीमियम आप भर सकते हैं 50,000 रुपए तक। फिर बाकी का आपको खुद ही भरना पड़ेगा, लेकिन जो बाकी की जो आप प्रीमियम भरेंगे जितना भी आपका बनता है तो उसमें से 50,000 सरकार अपनी तरफ से देगी। अगला होता है सेक्शन 80E। तो इस धारा के अनुसार अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो आप उस पे अपना जो टैक्स है उसको कम करवा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया है, अब आप उसको ना रीपेमेंट करते हैं तो उस पे ना आपको टैक्स देना पड़ता है ना, इंटरेस्ट पे देना पड़ता है। जो एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यानी आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 10 लाख रुपए तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, फिर आपको उस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो जो आप इंटरेस्ट देते हैं ना उसी पे आपका जो टैक्स है वो लगाया जाता है। तो अब ये जो टैक्स लगाया जाता है तो आप सेक्शन 80E के माध्यम से इस टैक्स को कम करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 8 सालों के लिए। 8 सालों के बाद अगर आपका जो लोन है वो चुकता नहीं होता है तो उसके बाद आपको कोई भी मतलब छूट नहीं मिलेगी, तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। ये सिर्फ 8 सालों के लिए ही होता है। मान लीजिए आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है और 2022 में आप उसको रीपेमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो 2022 में अगर आप 8 साल जोड़ देते हैं, है ना, कितने हो गए 2030 तक, तो आपको है ना जो टैक्स है उसमें बेनिफिट मिलता रहेगा, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बाय चांस 2030 तक आप जो लोन है वो पूरा नहीं दे पाते हैं और बाद में आपका जो लोन है वो चलता रहता है, तो ऐसे में आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, आपको पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ ज्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा। अगला है सेक्शन 80G। अब देखिए, इस धारा को ध्यान से समझना क्योंकि सारा खेल ना इसी धारा के तहत चलता है। अब देखिए कि धारा हमें क्या बताती है कि अगर आप अपना पैसा किसी भी फंड्स में या कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट में डालते हैं तो वो पैसा आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उससे माइनस हो जाएगा। अब देखिए आप क्या समझे, मान लीजिए 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स लगेगा, है ना, 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए सरकार को जाने वाले हैं। अब आप क्या करते हैं, आप अपनी सैलरी में से 30,000 रुपए एक चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल देते हैं। अब आपके जो 30,000 रुपए आपने चैरिटेबल ट्रस्ट में डाले हैं तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है यानी 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए तो माइनस हो गया, अब आपके पास 70,000 रुपए बचे। अब उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, वो पूरे 70,000 किसके हो गए, आपके हो गए। और जो आपने 30,000 रुपए दिए ये सरकार के पास न जाकर किसके पास चले गए, चैरिटेबल ट्रस्ट के पास गए। और इसमें से कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा नहीं ले सकती, यानी जो पूरे 30,000 रुपए हैं वो चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जाएंगे, ना कि सरकार के पास। और अब देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये अपना पैसा कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जिसके पास 1 करोड़ रुपए का मतलब कैश पड़ा हुआ है और उसको पता है कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए मैंने लिए है ना, इसमें से 30 लाख रुपए तो सरकार ही ले जाएगी, तो वो क्या करेगा, 30 लाख रुपए लेगा और वो किसको डाल देगा, चैरिटेबल ट्रस्ट को डाल देगा। अब वो सारे पैसे चैरिटेबल ट्रस्ट को चले गए। अब जो बिजनेसमैन होता है वो चैरिटेबल ट्रस्ट से ना क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है, कोई डील कर लेता है। वो कहता है कि मैं इसमें से आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, बाकी के बचे हुए आप मुझे वापस कर देना। तो ऐसे में क्या होता है कि उसने गवर्नमेंट से अपना टैक्स भी बचा लिया, चैरिटेबल ट्रस्ट को थोड़े से पैसे देकर उसने अपने बाकी बचे हुए पैसों को भी अपने पास वापस मंगवा लिया, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए। आपने भी कई बार सुना होगा, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, तो जो बिजनेसमैन है इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना। तो इन्होंने काफी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट से ना अपनी मतलब बातचीत बैठा रखी होती है। जैसे कोई मौका आता है तो आपने सुना होगा किसी ने 5 करोड़ दिए, 2 करोड़ दिए, 1 करोड़ दिए, ये सारा घूम फिर कर पैसा इनके वापस इन्हीं के पास चले जाता है। तो काफी बड़े बड़े लोग अपने ब्लैक पैसे को वाइट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जब भी आप अपने पैसे को चैरिटेबल ट्रस्ट में डालेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जो ट्रस्ट है उस पे 100% का आपको डिडक्शन मिलेगा, 50% का डिडक्शन मिलने वाला है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपके टैक्सेबल इनकम में से आपको कितना पैसा माइनस होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई 100% वाला है, आपने उसको 10,000 रुपए दिए, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से 10,000 रुपए आपको बच जाएंगे, यानी माइनस हो जाएंगे। वहीं पर कोई 50% वाला है, आपने उसको 10,000 रुपए दिए, लेकिन आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से 5,000 रुपए ही माइनस होंगे। तो ये सरकार डिसाइड करती है कौन सा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो 100% वाला होगा, कौन सा 50% वाला होगा। अब देखिए, आपने ऊपर सेक्शन 10 का जो 10BC था आपने वो वाला पढ़ा था, जिसमें कंपनसेशन में आपको कोई भी मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये वाला जो सेक्शन है ना उसी की तरह सिमिलर है। कैसे कि उसमें आपको कंपनसेशन मिल रहा था तो आपको उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। अब इस वाले में क्या हो रहा है, आप पैसे दे रहे हैं, आपको मिल नहीं रहे हैं, आप पैसे किसी को दे रहे हैं, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हैं। तो इसमें भी जो आप पैसे दे रहे हैं तो सरकार का कोई हक नहीं बनता कि उस पैसे में से कोई अपना कोई टैक्स ले ले।
और अगर आपको खेल खेलना आता है तो आप चैरिटेबल ट्रस्ट से अपनी बातचीत बैठा सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। वैसे ये करना काफी ज्यादा इलीगल है और काफी गलत काम है, लेकिन काफी लोग ये चीजें करते हैं। अगला होता है ई फाइलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इसमें आपको आईटीआर को फाइल करना होता है। आईटीआर मतलब होता है इनकम टैक्स रिपोर्ट, जो हर बिजनेसमैन को हर साल में एक बार फाइल करना जरूरी होता है, जिसमें वो सरकार को बताता है कि उसने मतलब कितना प्रॉफिट कमाया है ना, उसका कितना फायदा हुआ है और उसमें उसका कितना टैक्स बनता है और कितना वो सरकार को टैक्स देने वाला है। उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो जो ई फाइलिंग होती है, जितने भी हमारे पूरे इंडिया में जितने भी टैक्स पेयर है, ये उनको फाइल करनी होती है और ये कंपलसरी होती है। अगर आप इसको फाइल नहीं करते हैं तो आपके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है और वो पूछ सकते हैं कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से। तो लोग ना इसी में हेरा फेरी करके ना अपना जो पैसा है वो बचा लेते हैं और वही पैसा क्या होता है, ब्लैक मनी होता है। तो आप जब भी ई फाइलिंग करें तो आपको बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए इसमें, है ना। ईमानदारी से आपको बताना चाहिए कि आपने कितना सामान बेचा, कितना आपने सेल करा, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, है ना, और कितना टैक्स बनता है और कितना आपने टैक्स पे कर दिया है। तो इसमें आपको ईमानदारी बरतनी चाहिए। अगर कोई ईमानदारी नहीं करता है ना, ब्लैक मनी बचा लेता है, बाद में फिर उसको रेड पड़ सकती है और काफी बुरी तरह फंस सकता है। अब देखिए, ई फाइलिंग जो होती है काफी ज्यादा स्पीड के साथ और सिक्योरिटी के साथ और कन्वीनियंस के साथ जो टैक्स पेयर है उसको ई फाइलिंग वो कर सकता है ना। पहले तो काफी मुश्किल होती थी, 10-10 20-20 पेज होते थे, उनको भरना पड़ता था, है ना। फिर वहां पे ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ता था। अब तो सब ऑनलाइन हो गया, आपको बस कंप्यूटर में फॉर्म मिल जाता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डालनी और सबमिट कर देना होता है। पहले ना जो लोग होते थे उनको अकाउंटेंट को हायर करना पड़ता था, उनको सैलरी देनी पड़ती थी और उनको बताना पड़ता था कि क्या क्या भरना है क्या नहीं भरना, है ना। अब काफी ज्यादा आसान है और जो बिजनेस चला रहा है वो खुद ही बैठकर भर सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि अकाउंटेंट को हायर करे, वो खुद ही बैठ के भर देगा। अब देखिए, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न को हर साल एनुअली यानी फाइल करना होता है। जो टैक्स पेयर है उसको फाइलिंग करनी जरूरी है और मैंडेटरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर चूक हो जाती है, तो अगर आप दोबारा इसको भरते ना, मतलब आईटीआर को दोबारा अगर फॉर्म भरते हैं, तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, अंडर सेक्शन 234F के तहत अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है, तो आपको जब दोबारा उसको फाइल करेंगे तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, यानी 5,000 देने से आप बच सकते हैं अगर आप 5 लाख से कम कमाते हैं तो। लेकिन आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं और दोबारा से वो आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपको 5,000 देने पड़ेंगे। मतलब आप देख ही सकते हैं, टैक्स भी भरें, फाइल भी करें और ऊपर से फीस भी भरें। तो एक तरीके से जो टैक्स पेयर है उस पर काफी ज्यादा लोड आ जाता है, लेकिन यह देश के लिए, भलाई के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आखिरकार जो गवर्नमेंट है वो टैक्स के पैसों से ही चलती है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। और आपको कमेंट में थैंक्स या फिर कुछ भी एक कमेंट कर दीजिए, है ना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके, है ना। और अपने ग्रुप में भी डाल दीजिए। तो जो पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी है खत्म हो चुकी है। अब आपको बस क्या करना है, इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है अपने ग्रुप में शेयर कर देनी है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।